टाइम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, सियासी खबरें अपनी जगह, हुकूमती खबरें अपनी जगह। जो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान जो जिसको कहना चाहिए कि वर्ड ऑफ वॉर जो है, वॉर ऑफ वर्ड जो है, वो अपनी जगह, तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन उससे कहीं अहम जो अवामी इशूज़ हैं या जो अवाम के मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर अगर मैं सिंध की बात करूँ, सिंध में अमलन वैसे तो कभी भी ऐसा पहले भी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जोरों पे है डाकुओं का राज। सिंध का कैपिटल कराची। आज की खबर है कि सहरी के वक्त डाकुओं की फायरिंग से 3 शहरी जाँ बहक हुए, जिसमें एक बच्चा है। ये तो हम आए दिन कराची की सूरत हाल जानते हैं, लेकिन उसके अलावा सिंध में जो कच्चे का इलाका है, जिसमें सक्खर डिवीज़न का इलाका भी आता है और लाड़काना का भी आता है, वहाँ पे साल से डाकू हैं। और वो जो डाकू वहाँ पर मौजूद हैं, मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक सियासी शख्सियात की उनको पुष्ट पनाही भी हासिल है। हम यहाँ पर डेफिनेटली नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमें बहुत सौ का पता भी है। लेकिन कोई, चूँकि हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास कोई पेपर वर्क ऐसा नहीं होता, तो हम इसका नाम नहीं लेते। लेकिन सूरत हाल ये है कि वहाँ पे बेशक ऑपरेशन भी चल रहा है, और ये ऑपरेशन की कहानियाँ कोई नई नहीं है। हमेशा सुनते हैं कि जी वहाँ पर ये हो गया, इतने लोगों को अगवा कर लिया, इतने लोगों को उठा लिया, और फिर वहाँ पे एक ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है और इतने अरबों का बजट एलोकेट हो जाता है, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला अगले वक्त की इंतज़ार होता है। मैं जी दिखाना चाह रही हूँ कुछ सोशल मीडिया पे उन डाकुओं की बड़ी मेहरबानी है कि वो खुद बताए कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो खबरें कोई और देता नहीं है, ना सिंध हुकूमत देती है ना कोई और देता है, लेकिन वो खुद हमें बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और उनकी आप दीदा दिलेरी देखिए कि वो खुद सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस को अपलोड भी करते हैं। ये कुछ वीडियोस हैं, ज़रा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर डाकू जो है वो मुग़वियों पे तशद्दुद करने की वीडियोस जो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं कि मुग़वियों को जंजीरों में जकड़कर कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड कराई जाती है। वीडियोस में मुग़वी अफराद अपने प्यारों से जान के एवज़ तावान की रकम जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं। और ये इसकी जो सूरत हाल है, मुख्तसरन अगर मैं इसकी डिटेल ये ज़रा देखिएगा। और ये फिर कहूँगी कि ये मेहरबानी है डाकू लोगों की कि वो खुद अपनी वीडियोस कर रहे हैं, वरना हमें असल सूरत हाल से कोई आगाह नहीं करता। कच्चे के डाकू एक साल में 400 अफराद अगवा कर चुके हैं। तावान के एवज़ 50 शहरियों की रिहाई अब तक अमल में आई है। हालिया दिनों डाकुओं के हाथों में 2 यरगमाली हलाक भी हुए हैं। एक साल में दौरान ऑपरेशन 11 पुलिस का एहलकार इसमें शहीद हुए। 23 डाकू हलाक और 160 गिरफ्तार हुए। सक्कर लाड़काना के 200 से ज़ायद अफराद, 400 से ज़ायद बल्कि अफराद अभी भी डाकुओं की तहवील में हैं। ये है वो सूरत हाल। इस पर ज़रा बात करेंगे कुछ दीगर इशूज़ पे भी जो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। सायरा बानो साहिबा है, फॉर्मर MNA है, GDA की सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, आप तो खुद कराची में इस वक्त मौजूद हैं। कराची में भी डाकुओं का राज है, खिलाफा है सिंध का, और सिंध में तो हमेशा से ही कहते थे जी रात में वहाँ से ना गुजरो, 8 बजे के बाद, मगरिब के बाद उस जगह से सफ़र ना करो। फिर हमें कहा जाता था नहीं जी अब कुछ ऐसा नहीं है, मगर अभी भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सिंध पुलिस भी और रेंजर भी वहाँ पे ऑपरेशन भी कर रही है। मामला निमटता क्यों नहीं है? पिछले 15 सालों से आपकी हुकूमत भी है। देखिए, आप भी एक तवील अरसा कराची में रही हैं और मैं भी कराची में मुकीम हूँ। आपको याद होगा कि नादिया एक वक्त ऐसा भी था जब कराची के अंदर टारगेट किलिंग्स होती थी और अनफॉर्चुनेटली गिनती लगाई जाती थी कि आज 16 लोग हलाक हुए हैं, आज 17 लोग हलाक हुए। एक वो वक्त भी हमने देखा था, बोरी बंद लाशें मिलती थी। ये एक बहुत भयानक वक्त था, आपको याद होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहती लोगों के जो करते धरते थे। आप और मैं कराची में बैठ के शो करते थे और हम इसके ऊपर गुफ्तगू भी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इशू नहीं है, आज वो मामलात नहीं हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची बहुत बड़ा शहर है। कराची के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, रिलीजियस पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ़ डिफरेंट किस्म के ग्रोज़ हैं। ऐसे भी इलाके हैं जिसमें पहले ये समझा जाता था कि आप वहाँ दाखिल ही नहीं हो सकते। लियारी को समझा जाता था कि जी वो नो गो एरिया है। कटी पहाड़ी को समझा जाता था। देखिए, आपको याद होगा कि एक वक्त वो होता था कि कटी पहाड़ी पे आप नहीं जा सकते थे, लियारी में आप नहीं जा सकते थे, वो नो गो एरियाज़ कहलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर जगह पर लोग जाते हैं। अच्छा, ये भी एक हकीकत है कि कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम है एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था, अब बेहतर हुआ है। देखिए, सिंध हुकूमत अभी आई है हाल ही दौर में और
अगस्त के अंदर जब असेंबली ख़त्म हुई उसके बाद एक इंटरिम सेटअप आया, उस दौर में भी इस तरीके से कराची और कराची से बाहर जो मुख्तलिफ शहर हैं उसमें इस तरीके से काम नहीं हुआ सिक्योरिटी के हवाले से जो होना चाहिए था। अब 15 साल से हुकूमत के पास एक नए वज़ीर दाखिला मौजूद हैं और वो उनका ये अज़म है कि इन तमाम मामलात को आहनी हाथों से निपटेंगे। अच्छा, मैं पिछला नहीं कर सके वो अब करेंगे, ठीक है। 15 साल नहीं, पहले भी होता रहा। देखिए, पहले ये पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर सिंध के पास था और ये क्यों था? अपनी मर्जी से किया हुआ था ना। मैं तो कच्चे के इलाके के डाकुओं की बात करना चाह रही हूँ। मैं वापस आती हूँ, कच्चे के इलाकों की बात। देखिए नादिया, देखिए कोई भी शहर, बड़े से बड़ा शहर उठा लें आप, चाहे वो न्यूयॉर्क सिटी ले लें, चाहे आप वो मेन लंदन का शहर ले लें, जराइम से 100% पाक कोई भी शहर नहीं है। हाँ, कच्चे के इलाकों के अंदर कोई शहर नहीं है। नहीं शर्मिला साहबा, आई एम सो सॉरी, यू कैन नॉट जस्टिफाई कि आप एग्जांपल्स दें। मैं न्यूयॉर्क की ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इनकी गिरोह है। कभी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं करूंगी, चाहे वो शहर हो चाहे वो कच्चे का इलाका हो। वहां पर इश्यूज, शर्मिला फारूकी साहबा मुझे 2 मिनट में वापस इश्यूज मौजूद हैं, सायरा बानो साहबा, लेकिन उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो नियत और जो काम होना चाहिए वो इस वक्त हो रहा है, अब हो रहा है, ठीक है। सायरा बानो साहबा, कैन यू हियर मी? जी आ रही है आपकी आवाज। सायरा बानो साहबा, आप तो इंटीरियर सिंध में रहती भी हैं, मुझे नहीं पता कच्चे के इलाकों से कितनी वाकफियत है और कच्चे के इलाके के डाकुओं से कितनी वाकफियत है। हम तो जब गुजरते हैं तो हमें बताया जाता है कि मगरिब के बाद इस जगह से ना गुजरना और ये रास्ता तय ना करना, सिंध में दिन दिन से फैसला कर लेना। और ये बात हम पिछले 10 साल नहीं 20 साल से सुन रहे हैं और अभी भी हर कुछ अर्से बाद ऑपरेशन भी होता है, अभी भी एक ऑपरेशन हो रहा है। इस ऑपरेशन से हुकूमत है और जरा मुझे बताएं ना, ये कच्चे के डाकुओं की पुष्टपनाही कौन करता है? अस्सलाम वालेकुम नादिया, आपने प्रोग्राम के शुरू में कह दिया कि आपके पास नाम भी है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ठोस शवाहिद नहीं है, तो इसलिए हम नाम ले नहीं सकते। तो देखिए, कच्चे के जो डाकुओं की जो पुष्टपनाही करते हैं, तो वो सोचिए ना वो कितने ताकतवर होंगे। जो सिंध में एक लफ्ज इस सिंधी में बोला जाता है उसको पथारेदार कहते हैं, जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं। तो जब यहाँ हमारे ऐवानों में पथारेदार बैठे हुए होंगे तो फिर आप क्या कह सकते हैं? क्या आप मुझे बताइए कि वो धड़ल्ले से वीडियोस भी बनाते हैं, वीडियोस शेयर भी करते हैं, और ये अब से नहीं है। मैं आपको अपने बचपन की बात बताती हूँ, इसलिए कि मैं बॉर्डर एरिया की तरफ रहती हूँ। तो वहां पर ये जो कम्मू, शहीद, डैरकी, गोटकी, वहां पर रात के वक्त बसेस नहीं जाती होती थी। जो बस का लास्ट टाइम होता था वो शाम 4 बजे होता था कि मगरिब से पहले पहले ये वाला शिकारपुर वाला इलाका, कश्मोर और ये गोटकी डैरकी वाला इलाका क्रॉस कर लिया जाए। लेकिन मुझे बताएं कि इतने सालों से ऑपरेशन के नाम पे अरबों खरबों रुपया, और अभी भी जो इलेक्शन नहीं हुए थे उसमें सिक्योरिटी के नाम पे आपने देखा होगा कि एक ऑपरेशन चल रहा था। भाई, उस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है? लोगों की, अब तो वो कहते हैं ना कि वो दायरा कार इतना बढ़ चुका है कि वो जिले सांगर तक आ चुका है कि रात को रेलवे फाटक बंद करके बहुत सुकून से गाड़ियों को लूटा जाता है और उसके बाद ये जा और वो जा। और जो वहां पर जो पुलिस काम जो बैठी हुई है, वो आपको पता है कि उनके काम तो वैसे भी पुलिस की क्या मैं कहूँ कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में टोटली नाकामयाब है। कि आप देख लें कि जो बसेस आ रही हैं उसमें हमारे पख्तून भाई, उसमें हमारे पश्तून, उसमें हमारे बलूची, रंग नस्ल जात के अलावा बस कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद वो वीडियोस, अभी भी एक जिबा होने की वीडियोस देख रहे, तो खुदा के वास्ते जो अब हुकूमत में आ चुके हैं, पिछली बातें हम ना करें और अब इस मसले को एड्रेस करें। अब ये नहीं, अब इसमें एक आंसर कच्चे की जमीन का भी है कि वो जो 2 ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं उनको कच्चे की जमीन चाहिए। अब अगर फौज और रेंजर्स मिलकर ऑपरेशन कर रही है, आपने उनके पास जदीद असलहा भी देखा, तो ये सवालिया निशान है कि उनके पास इतना जदीद असलहा आया कैसे? उनकी मोबाइल एग्जैक्टली जो पुलिस के पास है, अनफॉर्चुनेटली सायरा साहबा, जो पुलिस के पास है वो बड़े रिवायती से हथियार है और वो ना चलने वाली मोबाइल उनकी वैन्स है, और जो डाकू हैं उनके पास जदीद तरीन असला है। तो ये असला कहाँ से आता है? सिंध में तो बनता नहीं है, कराची में तो बनता नहीं है, यकीनन वो बॉर्डर्स क्रॉस कर करके आता है, बड़ी बड़ी चेक पोस्ट क्रॉस कर करके आता है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और अहम नुक्ता है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, शर्मिला फारूकी के हवाले से जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला फारूकी साहबा, मैं सवाल से इतना कर रही थी, ठीक है कराची में अप एंड डाउन हमने देखे हैं, बड़े देखे हैं। 2013 में जब फुल फ्लैज ऑपरेशन हुआ नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उस वक्त कराची का अमन भी काफ़ी हद तक लौट आया।
देखिए बात ये हो रही है कि जो कच्चे के इलाके हैं, ये कच्चे के इलाकों में जो डाकुओं का राज है, ये दिहाइयों से वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह से अभी हमें बता रही थी कि जो हमारे सायरा बानो साहिबा हैं कि जी पथारेदारों की पुष्पनाई हासिल है, पथारेदार जो है वो अब असेंबलियों में बैठे हुए हैं। क्या आपके इल्म में है ये कौन से पथारेदार हैं? नहीं जी, ये सरासर इल्ज़ाम है कि ये पथारेदार हैं और वो असेंबलियों में बैठे हुए और वो डाकुओं की पुष्पनाई करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता। कोई भी अपने इलाके में, कोई भी पार्लियामेंटेरियन अपने इलाके में बैठ के, असेंबली में बैठ के डाकुओं की पुष्पनाई नहीं करता। और ये भी एक हकीकत है कि कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। हाँ, इल्ज़ाम लगाने के लिए तो आप 100 इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन ये बिल्कुल एक बात दुरुस्त है कि इश्यूज़ हैं कच्चे के इलाके के, और उसके लिए जिस तरीके से कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, रेंजर्स भी इन्वॉल्व हैं, और उसमें बेहतरी आएगी। क्योंकि देखिए विट ऑफ द स्टेट को कोई भी चैलेंज नहीं करता, अगर करता है तो फिर कानून हरकत के अंदर आता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस इशू को बड़ी आने हाथों से डील किया जा रहा है और बहुत संजीदगी के साथ डील किया जा रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप अच्छी खबरें सुनेंगे। देखिए माजी में भी बिल्कुल ठीक है, एक दफ़ा ऐसे मौके आए, नहीं नादिया प्लीज लेट मी कंप्लीट, माजी में भी ऐसे कुछ फेजेस आए जहाँ पर डाकुओं ने या अगवा बराए तावान के जो केसेस हैं उन्होंने सर उठाया था। उसके बाद जब एक कार्रवाई की गई और सख्त कार्रवाई की गई तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। अगवा बराए तावान के भी केसेस से लोग बाजियाब भी हो गई, चीज़ें जो हैं वो थम गई। अनफॉर्चुनेटली अगर दोबारा से इस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं तो अगेन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, सिंध पुलिस के साथ मिलकर उसको हल कर लेंगे। नहीं अब मैं सवाल करूं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आप कह रही है ये हो जाएगा, हम कर लेंगे, एक नया अज़म है, और तकरीबन कितना अगर मैं इसमें बात करूँ 3.25 अरब रुपए का असला मंजूर भी हो गया है, उसके लिए रकम एलोकेट हो गई है अभी 9 मार्च को। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पिछले 15 साल से कंसेक्यूटिव 15 ईयर्स आप हुकूमत में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में, दिहाइयों का मसला है कि कच्चे का इलाका क्लियर नहीं होता, डाकुओं का राज है, वहाँ पे अगवा बराए तावान भी होता है, चलते हुए राहगीरों को, बसों को, गाड़ियों को लूटा भी जाता है। वो इलाका 15 साल में क्लियर क्यों ना हो सका? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रोज़ वहाँ पर डाकू सड़क पे बैठे हुए हैं और रोज़ गाड़ियों को लूट रहे, ऐसी बात नहीं है। 1 और केसेस होते हैं इस दोराहे में, इस दौरान में अगस्त से लेके अब तक कुछ केसेस ज़्यादा हुए हैं, और मैंने आपको बताया ये वो पीरियड है जो इंटरम गवर्नमेंट का था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है और उन्होंने, जाहिर बात है उनकी अपनी रेपुटेशन भी एट स्टेक है ना, तो वो जिस तरीके से इसको डील करें इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों कच्चे का इलाका क्लियर क्यों नहीं किया जाता डाकुओं से? कच्चे का इलाका क्लियर हो जाता है नादिया, फिर कहीं ना कहीं से कोई सर उठाता है, फिर कहीं ना कहीं से कोई इश्यूज आते हैं। देखिए ये आप ये नहीं कह सकती कि 100% ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, हाँ कम ज़रूर हो जाते हैं। अगर 10 केसेस हो रहे हैं तो 1 रह जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू गिव इट सम टाइम। ये नहीं हो सकता कि जी ओवरनाइट तमाम चीज़ें हल हो जाएं, ये कहीं पर भी नहीं होता। अच्छा, ओवरनाइट नहीं हो सकती सायरा बानो साहिबा, ओवरनाइट चीज़ें सही नहीं हो सकती। आपने मुझे नहीं पता, आप बकौल आपके आप खुद रहती भी हैं, आपने कभी ये सुना है कि कच्चे का इलाका क्लियर हो गया अब वहाँ पे कोई डाकू नहीं है? सायरा बानो साहिबा कहाँ रहती हैं? आपको अपने बचपन की बात बता रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी सी क्लास 5-6 में थी। अब आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा लें, मैं तब से सुन रही हूँ, और तब से आप ये कर लें कि हमारे जनूबी पंजाब की जो बस सर्विस है, वड़ाई इश्तियारा, चीमा, ये वो, उनके आप टाइमिंग्स भी अगर आप कभी वो अगर है बात होगी कभी उनसे मैं पता करवा के बता दूंगी। मैं खुद बाय रोड गई थी, दोपहर का टाइम था, मैं दुकान जगह भूल गई हूँ, वो फैजपुर था या करमपुर था, शिकारपुर से आगे, और मेरे सामने रेंजर्स की गाड़ी भी खड़ी थी और पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। ये मैं आपको बता रही हूँ 2007 या 8 की बात बता रही हूँ, और ये 10 की। और वो वहां पर एक आदमी बोल रहा था, मुझे उस वक्त इतनी सिंधी ज्यादा आती नहीं थी, वो कहते थे फुर हो रही है, फुर हो रही है। तो मैंने कहा फुर क्या मतलब कि भाई डकैती हो रही है। तो मैं हैरत से देखती हूँ कि पुलिस और रेंजर्स तो यहाँ खड़ी है, फुर कैसे हो रही है? नादिया, उन पे जब रेड होती है तो उनको पहले से कौन बता देता है कि रेड होने वाली है? और जैसे कि आपने बोला इतना जदीद असला कैसे जाते हैं, उन्होंने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है, और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो अपना मुखालिफ पे डर बनाने के लिए इनकी पुष्टपनाही करते हैं, अपने मुखालिफों को दबाने के लिए। बाकी ये सब जो भी
देखिए 2 डिवीजन है सायरा बानो साहिबा, जो जिन डिवीजन, एक सखर डिवीजन और एक लड़काना डिवीजन। सखर डिवीजन खुर्शीशा साहब हैं, इस्लामुद्दीन साहब हैं, वो वहाँ के मेन करता धरता है। अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करूँ, इसी तरह लड़काना तो भुट्टो साहब का शहर है। उसके बावजूद ये होता है तो मतलब समझ में ना। और तीसरा कौन है जो उनकी पुष्पनाई करता है? क्या मुराद है आपकी, किससे? वही मैं आपको मैं देखिए, खाली आप इन दो के ये तो खुर्शीद साहब भाई हमारे शरीफ, उनका नाम आप मत लें, लेकिन ये कि देखें जब रेड होती है तो उनको कैसे पता चलता है इतने जदीद रॉकेट लॉन्चर और ये सारा कुछ। अभी जो इंफॉर्मेशन है कि वो जो अभी थोड़ा सा जो झगड़ा है वो कच्चे की जमीन का भी है, कि वो कच्चे की जमीन, आई डोंट नो, 2 लोग आमने सामने हैं, 60 और 40 पे बात तय हुई थी दफा, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा। और अभी आपने खुद ही कहा कि क्या कहते हैं, करोड़ों का बजट रखा है, लेकिन फिर थोड़े अरसे की लेकर खामोशी होगी तो फिर वापस शुरू होगा। 3.5 अरब जी, आप देखें 3.5 अरब, वो 3.5 अरब बस छोड़ दे। हमारे यहाँ तो बजट एलोकेट करवाने के लिए और उसको गायब करने के लिए मुझे तो लगता है कि खुद ही डॉक्टरों से इतनी ज्यादा वीडियो सर्कुलेट करवाई जा रही है कि यहाँ बजट मिल जाए। लेकिन शर्मिला साहिबा करता है और जदीद इनको मुखबरी कौन करता है? अच्छा, अगर पुलिस में खाली भेड़े मौजूद हैं तो क्या अभी तक कोई उसका दादरसी नहीं कर सका, उसको कोई उसको पॉइंट आउट नहीं कर सका? अच्छा, एक सेकंड सायरा बानो साहिबा, एक सेकंड मुझे एक सेकंड सायरा बानो साहिबा, एक सेकंड शर्मिला फारूकी साहिबा, जो ये मामला है कि उनके पास बड़ा जदीद असला है और पुलिस के पास रिवायती असला है। अब इसी के लिए 3.25 अरब का बजट रखा गया कि पुलिस को भी हम जदीद असला से लेस करें। लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट ने कभी ये सवाल उठाया कि उनके पास जदीद असला आता कहाँ से? सिंध में तो कोई फैक्ट्री नहीं है असला बनाने की। ये अगर आ रहा है तो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ सूबों से आ रहा है। किन किन चेक पोस्ट से होता हुआ गुजर रहा है, किन किन जगहों से होता हुआ गुजर रहा है और कैसे वहां तक पहुंच रहा है? इस पर आप क्या कहेंगी? कोई सवाल उठाती है सिंध गवर्नमेंट? देखिए जी, बिल्कुल उठाते हैं। और ये जो क्रॉस बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी है उसमें हम इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी इन्वॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं से हम 100% श्योर कि स्लिप होता है जब भी तो आता है ना, क्योंकि सिम में तो फैक्ट्रीज नहीं है, कहीं और फैक्ट्रीज हैं, ठीक है ना, तो ये आता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ना ही अनफॉर्चुनेटली आखिरी बार हो रहा है। लेकिन जो खुश आइन बात है वो ये है कि पता भी चल जाता है, छापे भी पड़ते हैं, वो असला बरामद भी हो जाता है, कार्रवाई भी तो हो रही है ना। द थिंग इज़ कि अगर कहीं पर कोई इशू आ रहा है उसको एड्रेस भी किया जा रहा है, ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जा रहा है, लोगों को अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। देखिए बहुत बड़ा ये एक मामला है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ये सिंडिकेट्स होते हैं और इनको इनमें ब्रेक थ्रू करना, इनको पकड़ना, इनको जड़ से उखाड़ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब भी सिर्फ सिंध पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, इसमें आपकी बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें IB इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर आपके रेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एक जॉइंट कंसर्टेड एफर्ट होता है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि पिछले 15 सालों में क्यों ना हो सका इनका सफाया, जितना भी ऑर्गेनाइज होता है। आप मेरी बात समझ ही नहीं रही हैं ना, आप सुनना चाह रही हैं। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ये रोज़ की बेसिस पे तो नहीं हो रहा ना, कि रोज़ ये तनाव हो रहा है। ये कभी कभार इरप्ट होता है ये इशू, ये नहीं हो रहा कि रोज़ सिंध के अंदर जो है वो बसें लुट रही हैं। शर्मिला साहिबा, क्या वजह है कि जब बात तो करने देना, नहीं आप मेरी बात सुनते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं कराची में रहती हूँ और मैं अंदरून सिंध भी जाती हूँ, मैं खुद आती हूँ, मेरे साथ कोई पुलिस स्क्वाड नहीं होती, मेरा ड्राइवर होता है और मैं होती हूँ, हम जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि 4 बजे के बाद आप वहाँ से गुजर नहीं सकते, वहाँ डाकुओं का राज है, हाईवे के ऊपर डाकू बैठे, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़, ये जो तासुर दिया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो इस वक्त इलेक्शन भी हार चुके हैं, 4 वोट उनको नहीं मिले, ये तासुर बहुत गलत है। हाँ, इश्यूज़ हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इश्यूज़ नहीं हैं, इश्यूज़ बिल्कुल हैं। और मैंने ये भी कहा कि पिछले 15 सालों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको डील किया गया, जिनको एड्रेस किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इश्यूज़ नहीं मौजूद हैं। मैंने तो आपको वो वक्त भी याद दिलाया नादिया जब आप और मैं कराची में स्टूडियो में बैठ के शोज़ करते थे और हम अनफॉर्चुनेटली ये गिनती होती थी 2008 से लेकर 17 लाशें गिरी हैं, 10 लाशें बोरी बंद लाशें मेरी, आज वो वक्त नहीं है ना। तो पिछले 15 सालों में मामला को एड्रेस किया गया, पिछले 15 सालों के अंदर मामला को देखा भी गया, मामला को आईनी हाथों के साथ डील किया गया और इसमें हम सबका कंसर्टेड एफर्ट शामिल है।
इसमें आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिंध पुलिस है, इसके अंदर आपकी फौज है, इसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसके अंदर आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासतदान हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं जो सब मिलकर ये काम करते हैं और उसमें बेहतरी आई है। अच्छा, इसमें बेहतरी आई है। तो साहिरा बानो साहब, चूंकि आपको 4 वोट भी नहीं पड़े तो आप ये अफवाहें फैला रही हैं, क्या करती हैं आप? मैंने तो साहिरा बानो को कहा ही नहीं, नाम ही नहीं लिया। आप कह रही हैं कि उनको 4 वोट नहीं पड़े, मुझे तो नहीं पता उनको 4 पड़े 40 पड़े, मैंने तो ये बात नहीं की। ये तो आपने बेचारी साहिरा बानो को बीच में लाए। वो तो बेचारी अभी मासूम सी खातून है, 2007 में 5 साल की थी, अभी भी वो बेचारी इलेक्शन लड़ी है जवानी के अंदर। आप क्यों उनको कह रही हैं 4 वोट? 4 से तो ज्यादा ही मिले होंगे। मैंने तो उनका नाम नहीं लिया, आप क्यों कह रही हैं कि उनको 4 वोट मिले? इससे तो हमारे प्रोग्राम में 2 ही लोग हैं ना, एक आप हैं, आप इलेक्शन जीती हुई हैं, वो है वो इलेक्शन। लेकिन मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया, मैंने तो कहा वो लोग। चलें, आपका नाम कोई भी हो सकता है। जो इलेक्शन तो बहुत सारी जमातें हार गईं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अंदर तो जीडीए की जमात में बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, उसमें 10 जमातें थी। बेचारी साहिरा बाई तो मेरी बेचारी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूं। लेट हर रिस्पोंड प्लीज प्लीज प्लीज, लेट हर रिस्पोंड। जी साहिरा बानो साहब, नहीं, आई वांट हर टू रिस्पोंड, बट मैंने ये नहीं कहा कि साहिरा बानो को 4 वोट मिले। तो आपने सच्ची कर दिया, आपने नहीं कहा। आई करेक्टेड माई सेल्फ, आपने नहीं कहा। जी साहिरा बानो साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे नहीं कहा क्योंकि उनको पता होगा मेरे 1,08,000 वोट हैं, कोई बात नहीं। उसे क्या कहते हैं, रिश्ते में मेरी भांजी लगती है, इनकी अम्मा मेरी दोस्त है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो डाकू है, जो डाकू राज है, कच्चे के डाकू, ये एक इंडस्ट्री है। आप मुझे बताएं, जब पॉलिटिशियन के कहने पे एसपी लगते हैं और हटते हैं 2-2 घंटों के अंदर, और अभी भी जो बिलावल साहब का एक इंटरव्यू था आईजी के हवाले से कि यहाँ पर अगर एसपी चेंज हो गए तो उससे वजीर दाखिला ने अगर चेंज कर दिए तो उससे सीएम साहब नाराज हैं। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब एसपी और बाकी जो जितने भी एसपी एसएसपी और ये सब चीजें पॉलिटिशियन के कहने पे 2 घंटे में तैनात भी हो जाते हैं और नाराज हो तो 4 घंटे में पोस्टिंग भी हो जाती है, तो फिर इसको चीज को मैं किस नजर से देखूं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच शर्मिला फारूकी साहबा। साहिरा बानो साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि 15 साल से, दहाइयों का मामला है, लेकिन 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अगर वो कोशिश कर भी रही है, अगर वो सीरियस एफर्ट्स भी कर रही है, तो उसमें वो नाकाम है, क्योंकि वो इलाका हमेशा कच्चे का इलाका डाकू से खाली नहीं करा सकी। जब सैलाब आता है उससे भी सबसे ज़्यादा मुश्किलात उस कच्चे के इलाके में होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें नाकामी होती है। जब इंटरिम सेटअप की बात शर्मिला फारूकी साहिबा कर रही है, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही है कि उसमें इजाफा हुआ। और इंटरिम सेटअप में जब वजीर दाखिला लगे थे हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, तो जब वो लगे थे तो बड़े बुलंद बाग दावे करते थे कि हम सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन कर देंगे, हम सिंध को ठीक कर देंगे, हम कच्चे के इलाकों से डाकू का सफाया कर देंगे। तो निगरान हुकूमत का तो सफाया हो गया, डाकू वहीं के वहीं मौजूद है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। कुछ ज़रा खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान क्या चल रहा है, इस पर ही बात करते हैं। जिना से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस तरह हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो जो असेंबली का इजलास बुलाने की बात है, तो गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने इजलास तलब कर लिया है। अपोजिशन रहनुमा, उनका कहना यह है कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी रिक्वेस्ट पे बुलाया गया है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है और जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो ज़रा नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे इजलास बुला सकते हैं, ये जो इनवॉइस होती है उसकी तरह से उसका मोहताज होता है। अब एक तो ये, क्योंकि रिजर्व सीट्स का मामला है, वो चाहते हैं कि पहले रिजर्व सीट्स का ओथ उठा लें, उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस में जाएं। एक तो ये मामला गंभीर है जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर आमने सामने हैं। दूसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ वहाँ पर गवर्नर साहब के साथ आमने सामने नहीं है, वो जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकातें भी करते हैं और पीछे जाके बयानात भी देते हैं। और ये मुलाकात उन्होंने आज ही नहीं, एक ही नहीं की, कल वाली, उससे कबल भी उन्होंने मुलाकात की थी। और लेकिन आज जब वो मुलाकात कल करके गए तो फिर वो क्या कह रहे थे, जरा शॉर्ट क्लिप है वो सुनते हैं। मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, तो वो क्या डिलीवर करेगी? इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो कस्टडी में है और डील तो कभी भी इमरान खान साहब नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि हमने हमेशा ये बात की, खास हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार है, और उससे पहले जब वो गिरफ्तार नहीं भी हुए थे तो उन्होंने बारहा ये बात कही।
अच्छा, माजरत के साथ ये तो आज तो वो ATC में पेश हुए थे जहाँ से उनको जमानतें मिली, उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये मुलाकात जो उनकी वज़ीर आज़म से दोबारा हुई थी और तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ, उनकी एक पिक्चर भी हमने सोशल मीडिया पे देखी, वो कुछ दिन पहले की थी और उससे कबल भी वो वज़ीर आज़म से मुलाकात कर चुके हैं। बावजूद इसके कि जब पोस्ट सेरेमनी थी इन्हीं वज़ीर आज़म की, शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने शिरकत नहीं की थी। इनके इस बयान पर फैसल कुंडी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी इनको तनकीद का निशाना बनाया। क्या कह रहे थे वो भी सुनते हैं। मैंने वज़ीर आला खैबर वफाक को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पांव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। हम कहते हैं कि कन्फ्रंटेशन ना हो, हम चाहते हैं कि सूबे और मरकज में अच्छे ताल्लुकात हों। ये आपने सुना है। हम इस पर ज़रा बात करते हैं। राना एहसान अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़। अभी भी ऐन मुमकिन है कि दोबारा से इनकी इनको पोर्टफोलियो मिले। अब वो हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, PTI के स्पोक्स पर्सन ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस और एडवाइज़र खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुजम्मिल असलम साहब, ज़रा मुझे बताइएगा और समझाइएगा कि आज अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वो तो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, उनसे क्या मिलना, उनसे क्या बात करना और उनसे क्या उम्मीद करना। उनको तो अवाम ने वोट ही नहीं दिया, उन्होंने चोरी किया, लेकिन जाके फिर उनसे मिलते भी हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। बावजूद इसके खान साहब को बुरा भी लगता है। तो ये चल क्या रहा है? मुफाहमत करनी है, मज़ामत करनी है, अच्छे बच्चे बनना है, बुरे बच्चे बनना है? अच्छा, सबसे पहले तो नादिया, मैं आपको जो है ये जो फैसल कुंडी साहब की अब आवाज़ सुना रही थी, तो ये तो पता नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगान, वो क्या कहते हैं, अब्दुल्ला बेगाना बेगाने की शादी में क्या, वो एक मिसाल है, दीवाना, ठीक है ना, दीवाना तो दीवाना वो दीवाना, तो वो जो है फैसल कुंडी साहब के वो KP में इनके पास सीटें कितनी है, एक है या दो सीटें हैं, और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहरहाल भाई मैं बात तो कर लेते हैं ना, मतलब बहरहाल क्या मतलब, अगर 115 की ऐवान में अगर एक दो सीटें हैं और वो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे कि कोई वहाँ की ऑपोजिशन, अल्लाह माफ करे। दूसरी बात ये कि देखें, असेंबली के इजलास 3 तरीकों से बुलाया जा सकता है। एक वजीर आला की एडवाइस पे, एक जो है स्पीकर साहब खुद बुला लें, और एक जो है ऑपोजिशन के पास अगर एक रिक्वायर्ड कोरम हो। मतलब इस वक्त ऑपोजिशन KP में इतनी छोटी है और वो बेचारे अपनी ऑपोजिशन का साइज, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक सीट जीते हुए को 3 जो है ना रिजर्व सीटें मिलेंगी माशाल्लाह। अब बंदर बाट की भी इंतहा देखें तो उनका कोरम ही नहीं है, तो ये बुला ही नहीं सकते और गवर्नर खुद बुला नहीं सकता। तो ये इसमें बड़ा क्लियर है। अब आप आ जाए अली अमीन साहब के, आप कहते हैं कि जी अंदर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, बाहर वो जो है कुछ और बोलते हैं। देखिए, देयर आर 2 थिंग्स। एक है ऑफिस का रिलेशनशिप, एक वजीर आला हाउस का वजीर आजम हाउस का रिलेशनशिप, ठीक है ना, उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनालिटीज होती है। ये 2 ऑफिस के रिलेशनशिप है। ये रियासत पाकिस्तान ने इन ऑफिस को जोड़ा हुआ है। इन ऑफिस को चाहे जो भी हो जाए, एक दूसरे के साथ हर वक्त जो है इश्तराक में रहना है, बातचीत करनी है। और जब ये मिलते हैं आपस में तो एक बहैसियत वजीर आला मिलते हैं और एक वजीर आजम मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड और अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो सियासी इख्तलाफ, ज़ाती भी नहीं बोलूँगा, जो सियासी इख्तलाफ है, जब वो व्हेन इट कम्स टू स्टेट, उसके लिए वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब वो दोनों आज़ाद होते हैं, जब उनका कोई ऑफिस रिलेशनशिप नहीं होता, तो वो अपने ख्यालात का आज़ाद करते हैं। इसको जमहूरियत भी कहा जाता है। देखें, अभी उस अली अमीन जो हमारे वजीर आला हैं, उनकी FIR काट दी हैं, तकरीबन 20 से 25 FIR काट दिए। आज पूरा दिन इस्लामाबाद अच्छा, मैं FIR पे तो आती हूँ जी, नहीं जमानतें करा रहे हैं, FIR पे आती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आज आप, मैं कह रहा हूँ वो आज जमानतें करा रहे थे। उस पे किसी ने पूछा तो उनका जो सियासी व्यू पॉइंट है उन्होंने दे दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 2 ऑफिस के रिलेशनशिप वैसे ही रहेंगे जैसी एक रियासत मांगती है, तो उसमें कोई लड़ाई नहीं है। रहने भी चाहिए, वी अप्रिशिएट, रहने भी चाहिए, वी अप्रिशिएट। लेकिन राना एहसान साहब, जरा मुझे ये बताएगा कि 2 ऑफिस की रिलेशनशिप हैं, उसमें मुफाहमत होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसमें रिलेशनशिप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जब ATC के बाहर या जमानतें कराते वक्त अली अमीन गंडापुर साहब उन्हीं वजीर आजम के लिए कुछ बोल रहे होते हैं, तो क्या वो उस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं होते? वो ही नहीं होते जिनसे मुलाकात करके और LOI करके और तस्वीरें खिंचवा के बाहर आए होते हैं? या वो ऐसे में उनकी पर्सनल कैपेसिटी या जातियात पे आ जाते हैं? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, मेरे ख्याल से पीटीआई के जो लोग अभी असेंबलीज में बैठे हैं, या अब जिस तरह उन्होंने ऑफिशियल पोजीशन एज चीफ मिनिस्टर इख्तियार कर ली है, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो अवाम को डिलीवर करें, और उसके लिए जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है राब्ता रखना वफाक से, वो रखें और मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक सोच पीटीआई में ये पाई जाती है कि पोलराइजेशन बरकरार रखनी है, हमने लड़ाई झगड़े का माहौल बनाना है, हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देनी, हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आने देनी। ये सोच जो है ये बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से आती है, जिसके तहत ये पीटीआई के वो लोग जिनके अंदर कोई थोड़ा बहुत एहसास है कि मुल्क को आगे बढ़ना है, वो भी रुक जाते हैं और फिर उनको खान साहब की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। तो ये बदकिस्मती है कि खान साहब जो है उनके कहने पे, और या जो उनका मौक़िफ़ है उसके ऊपर आप जीएसपी प्लस स्टेटस को भी अटैक करते हैं, आईएमएफ को भी खत लिखते हैं, न्यूयॉर्क में आप दफ्तर के सामने एहतजाज भी करते हैं, और आप बारहा कोशिश करते हैं कि जो लॉबियिस्ट के जरिए आपने जो इतने डॉलर खर्चे अमेरिका के अंदर, उसके जरिए कांग्रेस शायद कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कोई बयान दे दे, लेकिन वो भी फ्लॉप हुआ। अभी तक तो इनका वो वाला जो एजेंडा है कि हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलानी है, वो फेल हो रहा है। लेकिन वो सोच जो है वो भरपूर तरीके से जो लीडरशिप है पीटीआई की, खास तौर पे खान साहब, वो जो है उसको मरने नहीं देते और उसको पुश करते हैं कि ये बदतमीजी का माहौल, लड़ाई झगड़े का माहौल जो है वो आगे और बढ़ता रहे। अच्छा, मुज़म्मिल असलम साहब, इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मुझे एक बात बताएगा कि जब अली अमीन गंडापुर साहब बेशक बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जाते हैं, चाहे सेकंड टाइम गए चाहे फर्स्ट टाइम गए, इमरान खान साहब को एतमाद में लिया था, इमरान खान साहब की मर्जी शामिल होती है? देखिए, मेरी बात सुने, जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं, और जब वो वज़ीर आज़म होते थे तो हमारी कितनी पीपल्स पार्टी से लड़ाई होती थी, लेकिन मुराद अली शाह आते थे तो क्या मुराद अली शाह, कभी आपने प्रोग्राम करके पूछा है कि मुराद अली शाह बिलावल जरदारी से, आसिफ जरदारी से इजाज़त लेकर आए? जो एक स्टेट की मीटिंग्स है, अगर SIF की मीटिंग है, CCI की मीटिंग है, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको। तो वो आप किस तरह की मतलब बातें, ये सवाल बनता ही नहीं है मेरे हिसाब से। अब आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। सुने सुने सुने, बनता तो नहीं है, लेकिन क्या करूं कि इमरान खान साहब, देखिए आपने खुद उस इम्पोर्टेंस बताई है कि CC की मीटिंग्स होती हैं, दीगर मीटिंग्स होती हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, दीगर जाना बनता है, और ये सवाल भी नहीं बनता। तो ये सवाल कैसे बन सकता है कि इमरान खान साहब जेल से कहें कि अली अमीन गंडापुर साहब ठीक है मिल लिए, तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, या वो कहते हैं मुलाकात के बाद कि प्लीज मेरी तस्वीर ना लीजिएगा? देखिए, मेरी बात सुने, ये इमरान खान साहब जो आपने ये बयान बोला है, आपने इमरान खान के मुंह से सुना है या कोई, मतलब वो वहां से लोग निकलते हैं, ये मेरे रिपोर्टर्स ने बताया है, वहां पे मौजूद रिपोर्टर्स से उन्होंने बात की है ना। देखिए, बात रिपोर्टर्स की नहीं है, बात ये कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है। अगर वो कल SIFC में बैठे हैं, तो वो फोटो खींची है, तो वो फोटो वहां पे क्या पर्दा लगा ले अपने मुंह के आगे कि मेरी फोटो ना खींचे? या अगर वो 4 वजीर आला और एक 4 वजीर आला एक वजीर आजम के साथ फोटो में खड़े, तो वो क्या उल्टे खड़े हो जाते? तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को कहें, मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की आप कॉन्टेक्स्ट, वो क्या बात कर रहे होते हैं, आप लोग उसको क्या बना के पेश कर देते हैं। उनको या बाहर लेकर आ जाए, उनके मुंह से डायरेक्ट सुने। इतना डरते भी हैं आप लोग कि उनको सामने भी नहीं लाते, और फिर उनके पूरा दिन उन पे प्रोग्राम करते रहते हैं। आज उन्होंने खाया, आज उन्होंने देसी मुर्गी खाई। भाई मैं क्यों डरूंगी? मेरा क्या मामला कि मैं उनको बाहर करूं या मैं उनको अंदर करूं? उन्होंने मतलब ये कि और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है, जी जी। और दूसरा, मैं राणा साहब की बात पे, मुज़म्मिल असलम साहब, जी राणा साहब, मैं ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, तो आप राणा साहब की बात पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ब्रेक मुज़म्मिल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आती हूँ तो फिर आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं। जिले से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है कि सूबों में और वफाक में एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक बेहतर इन्वायरमेंट होनी चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन अभी मुज़म्मिल असलम साहब आप फरमा रहे थे कि ये सवाल ही नहीं बनता था, फिर मैंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने कहा था उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई थी। और दूसरी बात ये कि जब आप कह रहे हैं कि SIFC का होगा, दूसरी का होगा, तो मुलाकातें भी होंगी, तो फिर ओथ सेरेमनी में भी अगर चले जाते तो इसमें भी कोई मजाका नहीं था। फिर मैं सिर्फ इतना बताती चलूँ कि ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि जिस दिन मुलाकात हुई थी उस दिन शेर अफजल मरवे साहब हमारे प्रोग्राम में थे, तो ये सवाल मैंने उनसे भी किया था
कि वो उनकी मतलब कंसेंट के साथ गए थे या नहीं गए थे? क्या कह रहे थे, सुनिएगा जरा। गंडापुर साहब का इनिशिएटिव था। खान साहब बाद में जो है इन्फॉर्म हुए, लेकिन खान साहब को हमने ब्रीफ किया। जिन जरूरियात के तहत गंडापुर साहब को जाना पड़ा, गर्चे वर्कर्स का बैकलैश आया और खान साहब ने उसको भी कंसीडर किया, वर्कर्स के इमोशन को, जज्बात को। अच्छा, चूंकि वर्कर्स का बैकलैश आया और उनके जज्बात मजरू हुए, इसलिए उनको कंसीडर उसको भी किया, लेकिन उनको कहा कि आप चले जाएं मगर तस्वीर ना खिंचवाएं। अच्छा राना साहब, अब मामला ये है, ज़रा मुझे कोई इसका एक चीज़ बता दीजिए, ये जो इजलास बुलाने का है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का, अब ये गवर्नर साहब का खुद से इस्तेकाक है कि वो इजलास तलब कर ले, जबकि ना स्पीकर की जानब से दरख्वास्त की गई, ना वज़ीर आला की जानब से की गई? ये तो एग्जैक्ट कहने के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता, लेकिन अगर गवर्नर साहब ने तलब किया है इजलास, तो आई एम श्योर उन्होंने किसी अथॉरिटी के तहत ही तलब किया होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे मुजम्मिल असलम साहब, आप बात मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। अच्छा देखिए, मैं ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था कि अभी आपने कहा कि ओथ सेरेमनी में भी चले जाते। देखें, ओथ दो ऑफिस का रिलेशनशिप नहीं था, एक प्रिंसिपली हमारी कॉल है। देखें, प्रिंसिपल पहली कॉल ये है कि हम हुकूमत बना सकते थे अगर हम पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लेते, ठीक है ना, लेकिन हमारी प्रिंसिपल कॉल थी कि हम बगैर पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे और हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन वो रिजल्ट्स चेंज हो गए, ठीक है ना। तो इसको अगर आप कन्फ्रंटेशन कहती हैं तो फिर ये कन्फ्रंटेशन, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो वो चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो है हमारे हक के ऊपर किसी और को वजारत या पंजाब की हुकूमत मिल गई या नेशनल गवर्नमेंट मिल गई, तो हम उसको जो है नहीं मानते, तो हम उसमें नहीं गए। तो अगर आप इसको कन्फ्रंटेशन कहती हैं तो फिर कन्फ्रंटेशन सही। आप जमहूरियत में एक है एहतजाज, अगर हम एहतजाज करने निकलते हैं तो आप हमें डंडे मारते हैं, गिरफ्तार करते हैं और FIR काट देते हैं, एंटी टेररिज्म पे काट देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो अगर ये आप समझती हैं कि ये फेयर है तो फिर ये KP में भी हम शुरू कर सकते हैं। आप अभी तक बता दें कि KP में किसी एक मुखालिफ की FIR कटी हो, एक बता दें इसको, ठीक है ना। लेकिन पंजाब में ये हर रोज हो रहा है। हमारा जो बेचारा वो हाफिज फरहत MP है, वो एहतजाज करने निकला, उसको उठा के पता नहीं एंटी टेररिस्ट पता नहीं कौन कौन सी उसमें डाल दिया। फिर आप अभी बड़ी एडवोकेट कर रही हैं इस चीज को कि इजलास क्यों नहीं बुलाया। जब पंजाब असेंबली बनी थी तो एक अभी बनी नहीं थी, रिजर्व सीटें नहीं आई थी, इन्होंने वजीर आला मुंतखब करा ली थी, वो गैर कानूनी चीज नजर नहीं आई। हमारे जो लोग हैं वो अंदर जाना चाह रहे थे। हाँ, वो अभी ये बात आप कह रही है ना, गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप, गैर कानूनी तो है नहीं, गैर कानूनी तो गवर्नर साहब ने इजलास बुला लिया, तो उनके पास पावर ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हमारे मुजम्मिल असलम साहब, अच्छा दूसरी फिर जब हमारे मेरे भाई मैंने ऐसा अच्छा जब हमारे MP हजरात जा रहे थे पंजाब असेंबली में वोट देने के लिए, उनको बाहर पुलिस रोकती थी, वो जो है इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे, वहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। उधर जो है नेशनल असेंबली में हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन सबसे बड़ी, जब पहले तो हुकूमत छीन ली, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का लेटर नहीं दे रहे, वहां पे भी मेरे ख्याल से कोई एक सीट वाला कोई शेर उठा लेंगे और उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देंगे, जैसे पहले राजा रियाज को बनाया था इन्होंने। तो देखिए, खुद कॉपरेशन नहीं कर रहे किसी चीज में, और आप कह रहे हैं कि PTI वाले इनके लिए कारपेट बिछा दें, इनके लिए जो है मतलब फूल बिछाए, निछावर करें और वो उनको जो है आजादी दिए जाए। तो देखें, यू हैव टू मेक द थिंग बैलेंस। अगर इफ यू एक्सपेक्ट, और PTI के कारकुनों का गुस्सा फिर सही है, वो सही बोलते हैं, ये जो है आप दाद दें हमें या अली अमीन को कि हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हालात आप लोगों ने बनवा दिए मुल्क के, और आप लोग जो है खुद चीजें चलने नहीं दे रहे और फिर उसका प्रोपेगेंडा करते हैं शाम को बैठ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोपेगेंडा जो है मतलब हमारे पास भी लोग हैं कि जिसको हम ऑफसेट करते थे दलील के साथ, ये नहीं कि FIR काट के प्रोपेगेंडा के लिए हमें, या प्रोपेगेंडा के लिए आप मुझसे मुखातिब है या राणा साहब से बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल जो एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है, देखें हमने 10,000 रुपए का जो है रमजान पैकेज दिया, हमने एक TV में इश्तिहार नहीं चलाया, और पंजाब हुकूमत ने जितनी बोरियां दी उससे ज्यादा इश्तिहार चलवा दिए। तो प्रोपेगेंडा तो इसी तरह बनता है ना फिर। अच्छा चलें भाई, वो इश्तिहार चलाएंगे तो इश्तिहार चलेंगे, आप भी इश्तिहार चला रहे हैं, आपके भी चल जाएंगे, ये तो खैर हम क्यों चलाएं, आवाम के पैसों राणा साहब ये बताएगा। राणा साहब ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट बिल्कुल जायज़ है।
राना साहब ये फरमाइएगा कि ये एक तो ये कि हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब एक इनिशिएटिव लेके वज़ीर आज़म से मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से कभी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, फिर पंजाब हुकूमत में खुद वो अपोजिशन के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये फ़िज़ा को बेहतर बनाना सिर्फ PTI का मकसद तो नहीं है या उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, इस पर पंजाब हुकूमत को भी तो सोचना चाहिए। PMLN की तरफ से तो कोई ऐसा इकदाम नहीं आया जो कि कोई उनका रास्ता रोक रहा है। पंजाब में किसकी हुकूमत है सर? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो हमने वहाँ क्या किया है, पंजाब असेंबली के अंदर बिल्कुल उनको बोलने का भी मौका दिया जाता है, उनको जो है सारे जो उनके राइट्स हैं वो दिए जाते हैं। जहाँ तक ऑपोजिशन लीडर के लेटर का है, मेरे ख्याल से वो भी इशू हो जाएगा। कोई उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत है कि ये तो देखिए वो कबाहत से पंजाब असेंबली में नहीं है, नेशनल असेंबली में भी मेरे ख्याल है अभी तक ये कबाहत है। नेशनल असेंबली के उमर अयूब को नहीं किया अभी तक नोटिफाई। मैडम वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स में। हाँ जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये कबाहत से पंजाब असेंबली में नहीं है, ये कबाहत वफाक में नेशनल असेंबली में भी है। देखिए बात ये है कि ये तो इशू हो ही जाएंगे और इसमें यही होता है कि जिसके पास मेजॉरिटी होती है वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनती है, उसी के कैंडिडेट जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनता है। तो ये खदशा शो करना कि शायद कोई और बन जाए, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। उसमें इशू क्या है, कबाहत क्या है इशू बनाने में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन निकालने में क्या कबाहत है? देखिए मेरे ख्याल से ये तो स्पीकर साहब बेहतर बता सकते होंगे कि क्या कबाहत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई डिले है कि ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। ये इसको अगर वो डिले के ऊपर अगर वैसे ये प्रोपेगेंडा करें कि ये जाती हो रही, मेरे ख्याल से जल्द हो जाएगा। ये प्रोपेगेंडा नहीं है बॉस, असेंबलियां बन गई, सेशन हो गया, वजीर आजम साहब काबीना घुमा रहे हैं, दुनिया जा हो रही है और अपोजिशन आप ऐवान को इनकम्प्लीट रख रहे हैं। पंजाब में FIR कट रही है, हमारे MPs की FIR कट रही है, वहां पे जो है लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। और आप हमें ये बता दें कि अगर हम एहतजाजी ये कर रहे हैं तो KP में हमने कोई एक किसी की FIR कटाई हो, वो जो है फैसल करीम कुंडी 1 या 2 सीटों वाली वो अपोजिशन बने हुए, हम उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं। और हम जहाँ पे मेजॉरिटी सीट आपके मुकाबले में चल रहे हैं और हमें आप डंडे मार रहे हैं, तो ये देखें बात ये नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 ऑफिस काम फिर भी करते रहेंगे इन हालात में, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे सामने वालों को तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। ये इसका 10% भी अगर आप लोगों के साथ हो जाए तो मतलब फिर हम देखते हैं कि कैसी चीखें निकलेंगी। ये तो हमारी बर्दाश्त है अभी तक कि किस तरह हम अपने लोगों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं, उनकी फिर उनके गुस्से को भी। जी थ्रेट क्यों करूंगा मैं? आपको मैं थ्रेट वाला लगता हूँ? मैं तो खुद बेचारा जो है अभी ले जाए उठा के तो मतलब आपको मैं थ्रेट वाला, मैं राना सनौला लगता हूँ? मेरी मूछें दिख रही हैं आपको क्या? नहीं, कराची वाले भी कम तो नहीं है मुजम्मिल असलम साहब। नहीं, हम वो वाले नहीं है, हम कराची में वो वाले आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं हम वहां से नहीं है। अच्छा खैर, राना साहब वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड सर लास्ट मिनट? मेरे ख्याल से कोई इस तरह का माहौल नहीं है। बात ये कि अगर इन्होंने एहतजाज करना है तो ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इजाजत लें, और अगर इनको इजाजत मिल जाती है तो एहतजाज करें, अगर नहीं मिलती तो अदालत का रुख करें। लेकिन ये कहना कि आप इजाजत लिए बगैर में इजाजत नहीं देते थे मोहसिन नकवी साहब, वो वजीर दाखिला आपने लगा दिया, सॉरी मतलब आपने तो नहीं लगाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपका भी मुजम्मिल असलम साहब, आपका भी। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।